नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है। फिर से हमें श्री सचिन श्रीवास्तव सर के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत स्वागत है सर आपका। बैंगलोर से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री शिशिर श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शिशिर जी। आज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हम लोग बात करेंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था। सर ने बताया कि हमें वर्ग कुंडली D9 कैसे बनाते हैं, उसमें क्या समीक्षा की जाती है, उससे हम कैसे एनालाइज करते हैं। और आज के एपिसोड में सर बताएंगे लग्न से लेकर D9 कुंडली के लग्न से लेकर चतुर्थ भाव सुख भाव तक इन 4 हाउसेस की व्याख्या करेंगे। दर्शकों के बहुत सारे सवाल जो हमारे पिछले वीडियो को देखने के बाद दर्शकों के बहुत सारे सवाल आए, जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। सर की उपस्थिति को आपने इतना सराहा और कार्यक्रम का आनंद लिया, तो उन सभी चुनिंदा प्रश्नों का जवाब सर देंगे कार्यक्रम के अंत में। तो सर बहुत स्वागत है, और आप बताइए आज के कार्यक्रम में आप क्या बताने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आपने बताया कि हम लोग आज D9 के घरों की भावों की व्याख्या शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि वर्ग कुंडली के जो घर होते हैं उनको कैसे देखा जाए, उनको कैसे समझा जाए, क्योंकि घर तो वही 12 हैं, अब वो D1 चार्ट हो चाहे D9 चार्ट हो। जी। अब उसके बाद कुछ प्रश्न, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारे दर्शकों ने व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, तो ये हम लोग का उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनका आंसर कर सकें, उनको हम बता सकें, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका निवारण कर सकें अपने सामर्थ्य अनुसार। और लास्ट में जाते जाते एक टिप दे देंगे कि वो अपनी कुंडली को अगले वीडियो तक उसमें वो लगा करके देखें और पता करें कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये वो हम लोग ये करना। बहुत अच्छी। दर्शकों से मैं आग्रह करूंगी कि ज्योतिषीय टिप के लिए, जो कि बहुत ही एक जबरदस्त टिप देंगे सर कार्यक्रम के अंत में, आप उसके लिए जरूर बने रहिए। वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, बहुत सारी मूलभूत बातें आप मिस कर जाएंगे, तो आप शुरू से बने रहें। जी शुरू कर सकते हैं आप? बिल्कुल सर जी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। एक बार स्क्रीन दिख रही होगी तो प्लीज बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो ये एक चार्ट है और यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं इनको आप समझने के लिए भाव समझिएगा। 1 नंबर भाव, 2 नंबर भाव, 3 नंबर भाव, इनको राशियां मत समझिएगा, क्योंकि आज हम व्याख्या घरों की कर रहे हैं, राशियों की नहीं कर रहे। अब हमको पता है पहला घर D1 चार्ट में जितने भी ज्योतिष के लोग हैं या जो ज्योतिष पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं या वो प्रैक्टिस करते हैं, उन सबको ही पता है कि पहला भाव जो है सेल्फ का होता है, खुद के लिए होता है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपने बारे में पहला भाव बताता है। लेकिन जो D9 चार्ट है वो हम लोग या महर्षि पराशर जी ने बोला है कि मैरिज के लिए देखना चाहिए, जबकि D9 चार्ट अपने आप में भी शाश्वत चार्ट है, उसको और चीजों के लिए भी देखा जा सकता है। लेकिन आज जो व्याख्या जो घरों की करेंगे वो मैरिज के पर्सपेक्टिव में करेंगे हम लोग। तो पहला घर जो है वो आपको बताता है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मैरिज। ये मैरिज का, आपके विवाह का लगन है। लगन हो गया तब यहां पे इस शब्द की ही इंपॉर्टेंस इस शब्द से ही आ जाता है कि इस चार्ट का सब कुछ इस घर का है, इस घर के लॉर्ड का है, उसकी सिचुएशन का है, उसकी कंडीशन का है। तो D9 का लगन अगर शुभ हो, पाप ग्रहों से रहित हो, शुभ प्लैनेट्स देखते हो,
तो मैरिड लाइफ अच्छी जाती है, सही समय पे मैरिज होगी, या फिर मैरिज होने में परेशानियां नहीं आएंगी। ओके। तो ये चीज सब लोग लगा करके देखें, 100% सटीक और सही जाएगा कि जब जब लगन D9 का अच्छे कंडीशन में है, बली है, उसने मैरिड लाइफ को ओवरऑल बहुत अच्छा दिया है। जब जब लगन के पीड़ित है या लग्न लॉर्ड पीड़ित है, वहां पे कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में परेशानियां देखने को मिलेंगी। पहला घर आपको अर्ली और लेट मैरिज का भी इंडिकेशन देता है। ओके। अगर यहां पे शुभ ग्रह हैं तो आपको मैरिज जल्दी करवा सकते हैं। अगर देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं मैलेफिक प्रभाव इसके ऊपर पाया जाएगा। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। कि मैरिज के लिए सबसे बड़े 2 कारक ग्रह कौन से? सर, गुरु, बृहस्पति और शुक्र। बिल्कुल सही कहा हिना जी आपने। एक गुरु होता है और एक शुक्र होता है, ठीक है। अगर गुरु और शुक्र अगर किसी तरीके से, किसी वजह से पीड़ित हो जाएं, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे। अगर एक स्नैपशॉट में किसी को बताना हो कि किसी जातक की मैरिड लाइफ कैसी है, तो वो लगन देखे, लगन लॉर्ड देखे और जुपिटर और वीनस को देखे। सिर्फ ये 3 चीज देख करके दे रहे हैं सर जी, सिर्फ ये 3 चीज देख करके आप 100% सटीक बता सकते हैं कि उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, कई बार हम लोग के पास कॉल्स आते हैं, इच्छुक होते हैं कि सर हमारी मैरिड लाइफ अच्छी तो रहेगी जी, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, उन लोग के अपने एक बिल्कुल। परिप्रेक्ष्य में उनके मन में बहुत कुछ चलता है। तो सिर्फ ये 3 चीज देख लीजिए। अगर ये 3 चीज सही है तो मोटा मोटा आपकी मैरिड लाइफ खराब नहीं जाएगी। बाकी और भी चीजें हैं, और भी घर हैं, और भी प्लैनेट्स हैं, उनको भी देखेंगे, समझेंगे, बट एक स्नैपशॉट अगर आपको देखना हो तो आप ये 3 चीज देख लीजिए। जुपिटर अगर लगन में आके पीड़ित हो जाए, 100% मैरिड लाइफ खराब। वीनस लगन में आके पीड़ित हो जाए तो भी वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। इनका शुभ होना D9 में जरूरी है। यहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, आपका दृष्टि भी लगेगी, आपका पाप कर्तरी वो भी रूल लगेगा, ठीक है। आपके मेलेफिक ग्रह हैं वो सब भी लगेंगे। मेलेफिक यहां पे कौन कौन? जो नेचुरल मेलेफिक्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि आपका राहु, केतु, शनि, मंगल, इन सब का प्रभाव अगर आएगा तो कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर डिस्टरबेंस लाएगा। अब दूसरा भाव हम किसका कहते हैं? वेल्थ का कहते हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। सर, ये एक घर सवाल था। एक सवाल था सर। प्रथम भाव में आपने बताया कि जैसे शुभ ग्रह बृहस्पति हो लग्न में और अनएफ्लिक्टेड हो तो हम अर्ली मैरिज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है सर कि गुरु, बृहस्पति और शनि मंदगामी ग्रह होते हैं, तो ये कार्यों में देरी लाते हैं, देरी के बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर जुपिटर पहले भाव में है तो वो मैरिज जल्दी नहीं कराता है, कहीं ना कहीं देरी करता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मंदगामी ग्रह है। और जब D9 में लगन में जुपिटर आएगा तो वो जिसका ये चार्ट है वो मैरिज में ईगो आ जाएगा और कहीं ना कहीं वो मैरिज को डिस्टर्ब कर देगा, अपने वाइफ से ही ईगो रख लेगा।
या अपने स्पाउस से, अगर वाइफ का है तो हस्बैंड से या अपने स्पाउस से ईगो रख लेगा। तो D9 के केस में इसी बात को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। D9 के केस में सबसे जो मैरिज खराब करने वाला, विवाह को खराब करने वाला कोई ग्रह है तो वो जुपिटर है। यकीन नहीं करेंगे आप। हम तो सोचते थे कि बहुत ये तो सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक ग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल सर्वाधिक शुभ प्रदायक ग्रह हैं, लेकिन अगर हम बात करें मैरिज के एंगल से जी। तब जुपिटर शायद ये रिजल्ट नहीं देते हैं। 7वें घर में जुपिटर, पहले घर में जुपिटर, तीसरे घर में जुपिटर, 11वें घर में जुपिटर, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाती है। बहुत बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर आप। अगर जुपिटर का कनेक्शन 7वां घर 7वां लॉर्ड के साथ आ जाए तो ये प्रॉब्लम आती ही है। मैरिज जो है, विवाह जो है, वो लव और रोमांस का है, शुक्र का है। उसमें आप जुपिटर के सात्विक एलिमेंट्स को आप मत जोड़िए, वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस जैसे मैंने डिस्कस किया कि भाई ये वेल्थ का है, हमारे घर का है। D1 में हम क्या कहते हैं? हमारी फैमिली, हमारा कुटुंब, हमारा वेल्थ, अक्यूमुलेटेड वेल्थ, मारक, इन्हीं सब नामों से हम दूसरे घर को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी को हम मैरिज के एंगल से देखते हैं कि मैरिज के एंगल में अब दो परिवार जुड़े, तो अब ये मेरी मैरिज की बाद वाली फैमिली भी इंक्लूड हो गई है। ओके। अब वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, जिसका भी है, उसके एडिशनल रिलेशन, एडिशनल नॉट ससुराल, एडिशनल रिलेशन, ओके ओके, वो आ गया है, एडिशनल रिलेशंस आ गया है जी। ये आपको मैरिज के बाद आपका वेल्थ अक्यूमुलेशन कैसा रहेगा, ये आप सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड और वीनस से या जुपिटर से देख लीजिए, क्योंकि उनके कारक जुपिटर है दूसरे घर के, जी। वीनस वेल्थ के कारक है। तो यहां पे ये एक इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह भी बिहेव करता है D9, अगर आप ओनली मैरिज के एंगल से आप D9 को डिकोड करना चाहें। कोई D1 जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। जी। मैरिज, अगर आप मैरिज देख रहे हैं तो अपने आप में पूर्ण चार्ट है ये। यही महर्षि पराशर ने भी बोला हुआ है। ओके। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो 7th हाउस से दूसरा घर क्या है? 8वां है, अष्टम है, यानी कि स्पाउस की लॉन्जिविटी का घर है। ओके, जी जी, ठीक है। हाँ। अब आप अगर यहां पे अच्छे प्लैनेट्स हो, शुभ प्लैनेट्स हो, तो बहुत बढ़िया लॉन्जिविटी है आपके स्पाउस की। अब यहां पे मेलेफिक प्रभाव अगर इस घर पे आ जाए, इसके लॉर्ड पे आ जाए और इसके कारक पे कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये स्पाउस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये मार्क का भी है। ठीक है। तो इस तरह से हम इस दूसरे भाव को हम समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा घर किसका है? हमारा डॉक्यूमेंटेशन का है, हमारे पराक्रम का है, हमारे एफर्ट्स का है। जी। ठीक है। हमारे सिबलिंग्स का है, कम्युनिकेशन का है। तो ये सारी चीजों का घर है। अब हमको पता है कि ये एक उपचय भाव भी है। जी। ठीक है। एक ये मेलेफिक भाव जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, ये वो भी है। ये एक वीक त्रिषडाय भी है। त्रिषडाय भी है, उपचय भी है। उपचय भी है। तो यहां पे बेनिफिक अच्छे हैं या मेलेफिक अच्छे हैं?
मैलेफिक सर। देखिए बस यहीं पे कला है समझने की, गूढ़ हाँ गूढ़ बात आपने कर दी। जी। ठीक है, हम लोग कहते हैं सब जगह शुभ प्लैनेट हो, सब जगह शुभ प्लैनेट हो, नहीं, यहाँ पे मेलेफिक्स होने चाहिए। क्यों? जी क्योंकि ये 7वां घर आपके मैरिज का घर उससे नवम है, आपका कर्म है और लगन से आपका एफर्ट है। ओके। तीसरे घर में अगर मेलेफिक होगा तो आपको एफर्ट करवाएगा कि आप अपनी शादी को अच्छा बनाने के लिए आप जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके बेनिफिक होगा तो एफर्ट कराएगा ही नहीं, चल रही है जी। चलने हाँ, दीजिए। रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेगा। हाँ, एफर्ट डालेगा नहीं। तो मैरिज के केस में अगर यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट आ जाए तो वो एफर्ट कराएंगे। किस तरह के एफर्ट कराएंगे? जो प्लैनेट यहाँ पे बैठा है उसके कारक तत्वों को यूज करके अपने एफर्ट डालेगा। जी कम्युनिकेशन में भी उस प्लैनेट का प्रभाव दिखेगा। ओके। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जो है ये चीज को देखना जरूरी है। तो सर क्या अब ये तृतीय भाव हमारे स्पाउस के छोटे भाई बहनों को भी शो करता है? नहीं, हमारा स्पाउस जो है वो हम 7th हाउस से देखेंगे, उनके छोटे भाई बहन 9th हाउस हो जाएंगे। ओके सर, ये चीज बहुत अच्छे से आपने क्लैरिफाई किया, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि D9 का लग्न हमारा स्पाउस है, जबकि ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये आप ही हैं। आपका स्पाउस 7th हाउस आ, यहाँ पे भी है। हाँ हाँ जी, देखिए लग्न जो है D9 का वो मैं नहीं हूं, वो मेरा मैरिज का है। जैसे लाइफ का लगन D1 का लगन है, हाँ। तो मैरिज को आप लाइफ पकड़िए तो मैरिज का ओके। लगन जो है वो आपका फर्स्ट हाउस है। अच्छा अच्छा, मेरे अगर मैं मैरिज का। आपके मैरिज का अगर जी मैं बोलूं मेरी लाइफ कैसे जाने वाली है तो हम क्या कहेंगे, भैया पहले लगन और लगन लॉर्ड को देख लो। ठीक है। तो मैरिज कैसे जाने वाली तो हम क्या देखेंगे, हाँ, मैरिज का लगन D9 के और लगन लग्न और लॉर्ड। लग्न लॉर्ड। बस सिंपल लॉजिक। एस्ट्रोलॉजी, हिना जी, मैं आज आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूं, जी पूरा लॉजिक है, पूरी साइंस है। कहीं पे भी कुछ याद करने या रटने की कुछ जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल लॉजिक से, और जितना सिंपल करके आप उसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल सर। आपके चीजों को जैसे क्वालिफाइड टीचर्स भी होने चाहिए सर, नहीं नहीं अदरवाइज मैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सीखने में भी हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, अगर बहुत सारी बातें समझ में भी नहीं आती है। हिना जी, मैं अपने गुरुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये हम लोगों को बताया, सिखाया, और बहुत परेशान किया हम लोगों ने अपने गुरुओं को क्वेश्चन पूछ पूछ करके, तब जाकर जैसे के हम लोग करते क्लैरिटी। हैं सर को। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और एस्ट्रोलॉजी ना एक अथाह समुद्र है। हम्म। जैसे पैसिफिक ओशन की गहराई कोई नाप नहीं पाया है, वैसे ही जी एस्ट्रोलॉजी की गहराई कोई नाप नहीं सकता है। एक जी जन्म, दो जन्म, तीन जन्म काफी नहीं है। जी। ठीक है, तो इसको जो है किसी भी लिमिट तक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे जाकर के डिकोडिंग की जा सकती है, हाँ तो उसका कोई अंत नहीं है। हाँ, लेकिन इस पृथ्वी पर जो जी। हमको समझना है या जो लोग पूछने आते हैं उसको बहुत सिंपल तरीके से डिकोड किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मेलेफिक्स जब भी तीसरे घर में होंगे हाँ तो वो गिव अप नहीं करने देते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो जहां तक एफर्ट डालता रहेगा, यही ओके। बेनिफिक होगा। और कुछ गड़बड़ दिख रहा है या हो गया तो वो छोड़ देगा, गिव अप कर देगा, नहीं करना, एफर्ट नहीं डालना। ओ, देखिए मैं सेम लॉजिक जो D1 चार्ट में तृतीय भाव के मेलेफिक प्लैनेट्स को है, मैं वो यहां पे भी सेम ही ला रहा हूं, कुछ अलग नहीं है। जी ठीक है, लेकिन अब जो पूरा जो यूनिवर्स है अब वो मैरिज है। ठीक है। वहां लाइफ है, यहां मैरिज है, बस इतना ही फर्क है। तो सर सेकंड हाउस में भी आप बता दीजिए कि बेनिफिक अच्छे हैं D9 के या मैलेफिक।
देखिए अगर मेलेफिक आएंगे, ठीक है, तो वो आपका कहीं ना कहीं दूसरे घर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहां पे बेनिफिक्स का होना अच्छा है, दूसरे घर में लगन में बेनिफिक्स का होना अच्छा है, तृतीय में मेलेफिक्स का होना अच्छा है, नेचुरल मेलेफिक्स। जी सर। चौथा घर, तो चौथा भाव हमारा किस चीज का है? सुख का है। सुख भाव है सर। सुख स्थान कहते हैं इसे हम। जी। तो अब तो मुझे लगता है आपके दर्शकों को मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही समझ लिया होगा अब तक कि चौथे भाव में सुख का मतलब नेचुरल बेनिफिट। बेनिफिट जी। ठीक है, मुझे कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतनी हाँ। सिंपल, इतना सिंपल है। मेलेफिक आएंगे तो वो घर के अंदर अशांति, एनवायरमेंट, वो सारी कलह, चीजें जो क्लेश। है, कलह, क्लेश, डिफरेंसेस, सुख नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है, यही पड़ोसियों जो को सुख मिलेगा सर। बर्तन पड़ोस, पटकने की आवाज आएगी तो। हाँ तो बता दीजिए भाई कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। हाँ सर। तो यहां पे चौथा भाव ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखना कि यहां पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, ये जी। भाव बली हो, और यहां पे जो भी प्लैनेट इसका लॉर्ड है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा हो, बहुत अच्छा। तो यहां से आपको फायदा मिलता है। अब मैं आपको छोटा सा एक्सटेंशन देता हूं। जी। लोग जो है कुंडली मिलान करते हैं, अष्टकूट हाँ। मिलान करते हैं, सॉफ्टवेयर में जाके कुंडली मिला ली, वो 36 गुण मिला लिए, देख लिए, शादी कर दी। जी। ठीक है, करना चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है D9 का मिलान। मौका मिला, आपका साथ रहा, तो कुंडली मिलान कैसे किया जाता है वो भी मैं सर आपको बता सकता हूं, बहुत, बताऊं। ये तो मैं सर, मेरे दर्शकों को इतना पसंद आएगा आपका ये कार्यक्रम। आप प्लीज ये हम लोगों को सिखाइए। अष्टकूट को कहते हैं कि उतना ऑथेंटिक नहीं होता है सर। देखिए मैं किसी अष्टकूट को भी, मिलान। देखिए हम लोग कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी जी। को बोल दें कि ये सही है कि गलत है। हाँ। वो भी करना चाहिए, लेकिन ये जरूर करना चाहिए। ठीक है सर। प्रतीक्षा रहेगी सर। आप जब भी समय हो आप इस पर एक कार्यक्रम जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे, और अगर दर्शकों को अच्छा लगेगा तो उनके लिए हम लोग समर्पित हैं। जी। तो आज ये 4 भाव हैं, इस श्रृंखला हाँ। को हम लोग अगले कड़ी में आगे बढ़ाएंगे। जी और सर। अगर आपके दर्शकों के कुछ प्रश्न हैं तो हाँ। वो बता सकते सर हैं, या पर। एक 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 चार्ट मेरे को ध्यान में आ रहा है, मैं शेयर करता जी। हूं। प्लीज सर। ओके, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं इसको। ये चतुर्थ भाव में एक दो प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे सर। मान जाइए जी कि सिंह लग्न की पत्रिका है, तो चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल बनेंगे सर। जी और मान जाइए मंगल दशम भाव में है, तो यहाँ हम कहते हैं कि वो दिग्बल को प्राप्त होते हैं दशम भाव में मंगल, और वहां से वो अपने चतुर्थ भाव को देख भी रहे हैं। बिल्कुल। इसी का एक दूसरा केस है सर कि अगर शुक्र वहां पे अगर कर्क लग्न की पत्रिका हो और शुक्र वहां के 4th हाउस के लॉर्ड हो और वो 10th हाउस में बैठे हों, तो वो अपने दिशा बल से एकदम 180 डिग्री फार अवे जा रहे हैं, पर वो अपने घर को देख रहे हैं। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं सर कि अगर मंगल दिशा बल पर अपने घर को देख रहा है और शुक्र दिशा बल से दूर है और अपने घर को देख रहे हैं, तो ये अच्छी एक स्थिति है या? देखिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और मैं जी। आपको सराहना करता हूं कि आप दर्शकों को मन में रख करके उनके मन के सवाल आप निकाल करके लाके पूछ रहे हैं, तो बहुत बहुत जी सर। बहुत खुशी हुई इस क्वेश्चन थैंक यू पे। सर। अब सबसे पहले जो है मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा जी। कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज है, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। जी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मंगल के पास और शनि के पास और राहु और केतु के पास देने के लिए क्या है? प्यार है, लड़ाई लड़ाई, झगड़े फसाद। या लड़ाई झगड़ा है? झगड़ा।
ठीक है। अब वो चौथे घर में मंगल खुद को देख करके चौथे घर को बलि कर दिया। ठीक है सर। लेकिन दिया क्या? अच्छा, तो वो तो सुखेश अगर अपने भाव को देख ले तो ये कोई मतलब वो ग्रह के अपने तासीर पे डिपेंड करता है सर। देखिए, वो भाव बलि हुआ, जी। ठीक है, लेकिन सुख के साथ साथ उसने दिया क्या? वो अपनी, वो कहते हैं ना, वो अपनी फितरत नहीं छोड़ेगा, अपनी तासीर, अपनी फितरत। जी सर। कारक तत्व नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत क्लियर बढ़िया। रखिए। अब वीनस की बात करें, अब इसमें हाँ, मैं आधा आंसर करूंगा, आधा आप कर दीजिएगा। ठीक है सर। दिशा बल केवल एक बल है षडबल में। हाँ। ठीक है। अब दूसरा पार्ट है कि वीनस ने अपने घर को बलि किया, चौथे घर को, जी। जहां की चौथे घर का वो कारक है। ठीक है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा हिना जी? अब सेकंड पार्ट आप बता दिए दर्शकों को। तो सर वो अपनी फितरत के हिसाब से काम करेंगे, आपके सुख भाव की वृद्धि करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में सुख लाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हाँ, लव, बहुत अच्छा रोमांस, सुख, लग्जरी, बहुत अच्छा, कंफर्ट, ये सब रहेगा। बिल्कुल 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 मिलेगा। तो यही बहुत मैं अच्छे से कहता हूँ, बताया सर आपने। यही मैं कहता हूँ, पूरी एस्ट्रोलॉजी सिंपल छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, उनको एक मोती में पिरो लीजिए और मजा लीजिए एस्ट्रोलॉजी के डिवाइन साइंस का। बहुत अच्छी बात। शिशिर जी, आप भी कुछ सर से पूछना चाह रहे थे? नहीं, हो गया, आपने क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा नहीं भी। जी सर, आप एक चार्ट दिखाने वाले थे। हाँ, जस्ट ऐसे ही एक आ गया तो मैं एक शेयर कर जी। रहा हूँ चार्ट आप लोगों को। जी सर। ठीक है। इसकी क्या खासियत है सर? देखिए, इनका 1984 का जन्म है जी। और इनकी मैरिज अभी तक हुई नहीं है। ओह, ये तो 39 साल के हो चुके हैं। हाँ जी, 39 साल के हो चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर हम डिकोड करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? D1 का 7वां भाव और ठीक उसमें है। प्लैनेट और उनके लॉर्ड को देख लेते हैं। जी। तो 7वां भाव देखिए, केतु आ गया। हम्म। ठीक है, तो राहु केतु एक्सिस में पहले तो ये अटक गए। राहु केतु एक्सिस पे लग गया। जी। 7वें का लॉर्ड मंगल छठे घर में और अपने परम शत्रु शनि के साथ। ओ, तो यहां स्थिति तो अच्छी दिख नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, अब चलते हैं सेल्फ D9। एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, अब चलते हैं D9 पे। हाँ। तो D9 का लगन अगर आप देखिए तो 6 नंबर है। हम्म। ठीक है, 6 नंबर काल पुरुष में छठी राशि। छठी राशि। जी। ठीक है, अब ये छठी राशि अगर यहाँ पे उदय हो रही है तो छठी राशि का अपना कारक तत्व जो है वो तो यहाँ मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये 7वें घर से 12वीं राशि है। हाँ, बिल्कुल। जी। पहला पॉइंट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस पे पाप कर्तरी बन रहा है। ठीक है, और मेलेफिक शनि वो 7वें घर से बैठ करके, वो भी रेट्रो हो करके लगन को देख रहा है। 7th का शनि तो सर डिलेड मैरिज देते ही हैं। जी, बिल्कुल सही। और जो लगन लॉर्ड है, ठीक है, वो दशम भाव में आ गए हैं, अपने ही घर में आ गए हैं। ठीक है, और यहां से कोई मेजर एफ्लिक्शन नहीं दिख रहा है सिवाय एक केतु का दूसरे घर से, अगर मैं दृष्टि पकड़ूं तो। ओके। तो लगन और लगन लॉर्ड पे कहीं ना कहीं डीले, और जुपिटर लगन में रेट्रो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये डीले कर रहा है। अच्छी और बात। और मेलेफिक का देखना जुपिटर को, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। और वीनस मंगल की राशि में मंगल से ही दृष्ट हैं, मेलेफिक से। बल्कि वीनस और मंगल का यहाँ पे देखें तो हम एक्सचेंज भी बना हुआ है।
तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं डिलेड मैरिज के आसार दिखते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया एक चीज देखने को मिलेगा। अब हम जाते हैं दशा में। जी। ठीक है, अब ये 1984 का जन्म है, तो जी। 1984 से अगर 21 साल हम जोड़ दें मैरिज की एज, उसके पहले मैरिज हो ही नहीं सकती, तो कौन सा साल आ जाएगा? 2005। 2005। ठीक है, तो केतु और वीनस जो कारक था वो तो चला गया शादी कराने वाला। अब आई सन की दशा। क्या सन की दशा कहीं से भी मैरिज कराने हुए दिख रही है आपको? D9 चार्ट देख के बताइए। नहीं सर। ठीक है, एक 12वें में है और छठे में बैठा है, तो भाई ये तो कहीं से मैरिज दिखाता नहीं है। जी। मून, चंद्रमा, कहीं से लगन और 7वें भाव से या कोई कहीं से कनेक्शन है? ना सप्तमेश से ना 7वें भाव से, कोई कनेक्शन नहीं है। मून अपना अकेले बैठा हुआ है। अब आई मंगल की दशा। हाँ। क्या ये शादी करा सकता है? मंगल तो शुक्र के साथ है सर। देखिए, अब आप देखिए, मंगल और शुक्र में एक्सचेंज है जी। ठीक है, 9th हाउस वैसे भी मैरिज का सेकेंडरी हाउस। हाँ। ठीक है, और लगन से जुपिटर की दृष्टि और कारक को देख रहा है। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो इस महादशा में मैरिज होने के चांसेस हैं, और वो लगन का 7th लॉर्ड भी है। लग्न का 7th लॉर्ड, बहुत बहुत सही बात बताई सर आपने। तो ये दशा इनको मैरिज देगी। सर सच में ये बिल्कुल ये एक साइंस है जो आपके फलित करने का ढंग है। जितने सारे नियम आप लगाते हैं सर, वो हम लोगों के लिए बहुत सीखने वाली बात है। जी, आपके दर्शकों को अच्छा लगे, बस यही प्रयास है। उन लोग को और सीखने को मिले, उनकी जिज्ञासा और बढ़े इस साइंस के प्रति, यही हमारी मनोकामना है। सर आपके राशि तुल्य नवांश के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कुछ लोगों ने लिखा कि मैंने आपको इंटरप्ट किया था, जबकि आपने बहुत अच्छे से राशि तुल्य नवांश बताया। और आप एक बार चाहें तो फिर से बता दें, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी, मैंने पिछली बार भी नहीं किया था। ओके, मैं इसी चार्ट को लेता हूं जी। मैंने क्या बताया था? राशि तुल्य नवांश, मतलब राशि का मतलब यहां D1 से इंडिकेटेड है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है, वो एक सांकेतिक साइंस है, संकेतों में बात करती है। जी सर। ठीक है, तो राशि का यहां मतलब है D1 का लगन साइन। तुल्य का मतलब है इक्विवेलेंट। किसको इक्विवेलेंट बनाना है? D9 को इक्विवेलेंट बनाना है। तो मैंने ये बताया था कि ये जैसे 2 नंबर का लगन है राशि चार्ट में, तो मैं इसको 2 नंबर का लगन बना लूं। राशि तुल्य नवांश ये बन गया D9 चार्ट। अब अगर ध्यान से देखिए तो मंगल लगन में आ गया, शादी देगा, और वीनस यहाँ पे 100% मैरिज दिखा रहा है ये। बहुत बढ़िया। मतलब सर ये हमारे कंफर्म जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसको कंफर्म करने का एक ये बहुत बेहतरीन टूल है राशि तुल्य नवांश। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यही चीज देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपने पूछा और मैंने लगाया और वो दिख गया। तो इतना बारीकी जो है आपको वो राशि तुल्य नवांश, अब बहुत क्लैरिटी हो गई होगी सर जी। राशि तुल्य नवांश को आप इतना, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा सरल आप नहीं बना सकते हैं। तो सर ये अब मैं कुछ दर्शकों के प्रश्न को लूंगी। इसमें लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि ये हमारी खुशकिस्मती है सर कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पे आपका एकदम इक्वल कमांड है। तो जैसे ये पहला प्रश्न है, इसमें युवराज जी लिखते हैं कि आप इंग्लिश में ही जवाब दें। तो ये लिखते हैं, सर आई हैव अ डाउट प्लीज क्लैरिफाई। आई एम सैजिटेरियस असेंडेंट, माय मर्क्यूरी इन पाइसेस,
I have Aries ascendant in D9 and my Mercury is Libra. How can we calculate change in position? Please tell me in English. ओके, आई थिंक काफी स्पीड में निकल गया ये। मैं अच्छा, एक मैं काम, दोबारा पढ़ूं सर? नहीं, मैं वो जो उन्होंने बोला है ना, वो मैं जरा यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ, क्योंकि सारे दर्शकों को वो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा ओके इस क्वेश्चन से। हाँ जी, बताइए। ये D1 बना रहे हैं सर आप? हाँ, आप कौन सा बता रहे हैं, आप बता दीजिए। मैं यहाँ पे इन्होंने दोनों लिखा है सर। D1 में ये सैजिटेरियस असेंडेंट, D1 में सैजिटेरियस असेंडेंट, मरकरी इन पाइसेस। ओके जी। और आई हैव एरीज असेंडेंट इन D9। एरीज असेंडेंट इन D9। ओके जी। एंड मरकरी इज इन लीब्रा। ओके, मतलब 7वें घर में हाँ मरकरी आया। हाँ ठीक है, क्या प्रश्न है इनका? तो हाउ शैल वी कैलकुलेट चेंज इन पोजीशन? सी, बहुत सिंपल है। अपने से ये 12 नंबर है जी। अब अगर मैं इसको रोटेट करूं तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो D9 में मरकरी यहां पे आ गया जी, अपने से 8वें पोजीशन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये जो है इनका पोजीशन D9 में अपने से 8वें में चला गया है। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश टू। Okay, he wanted in English. Okay, right. I'm so sorry. His Mercury in the D1 chart was in Pisces, as per the information, and it has moved to Libra sign in the D9. So if we count from the Pisces to the Libra, the change is of the 8 houses. So it has moved from itself to the 8th house, but changed from the 8th position from itself. जब कोई ग्रह D9 में अपने से अष्टम चला जाए, yes, it has moved 8th place from its own place from D1. Right. So what shall we predict? देखिए, किसी any planet moving from 8th, 6th or 12th from itself is not considered good. Okay. So he need to take care of for this. So health wise or in general he will have challenges or a struggle in his life? Yes, because the house lordship for Mercury is 7th and 10th. Okay. जी. Okay, so that those two houses he will face certain challenges. Okay. Moving on to our next question. This is from Arun Mahajan ji. Arun Mahajan ji लिखते हैं कि हेना जी नमस्कार. Many of us in our group who are learning astrology are very confused as how to use Naumansh for Falit or prediction. I would request you to please let us know some book or any book which should be studied or is good in the perception of Srivastav ji. There are many books which tells about D9, but I would suggest if the first Brihad Parashar Hora Shastra, then Uttar Kalamrit is there, Dev Keralam is there, so they can see all these books for the basics. Brihad Jatakam, these are all the books Brihad which are Jatakam. these are all the books which can give a lot of insight into this system. Thank you, sir. Next question is next session में ma'am planet strength and marriage. So that is what we are doing right now. Yeah, we would take a dedicated session for this, Hina ji. Okay. So that would really help, because we would take Pushkar Navamsh, Vish Navamsh,
64वां 64th नवांश, then strength of how to assess the strength of planets and houses. So we can have a dedicated session for this. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छा रहेगा वैसे दर्शकों के लिए जो विवाह और ग्रहों की उनके बल को समझना चाहते हैं, उनके स्ट्रेंथ को समझना चाहते हैं, उनके लिए सर एक विशेष एपिसोड करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए। और अभी बहुत कुछ आने वाला है सर के सानिध्य से। हम ज्योतिष के इस अथाह सागर को, जैसे सर ने बोला, हम लोग उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। उसमें छुपे सागर के गर्भ में छुपे कुछ मोतियों को निकालने की कोशिश करेंगे। सर अगला प्रश्न है, नमस्ते गुरुजी। कुंडली में अगर सन उच्च का है और D9 में नीच का है, मगर वो पुष्कर नवांश में भी है, तो इसे कैसे फलित करेंगे? यहाँ सन बली होगा या निर्बल होगा? कृपा करके बताइए, धन्यवाद। ओके, D9 में D1 में सन एक्सॉल्टेड है, D9 में डेबिलिटेटेड है लेकिन पुष्कर नवांश में। जी, ये संजू जी का प्रश्न है। जी, तो अगर ये इतना और बता देते प्रश्न में कि इनका लगन क्या है, तो शायद मैं और सटीक आंसर दे पाता। ओके, लेकिन इंफॉर्मेशन लेकिन है। हाँ, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है, इनको ये जानना है कि सन बली है कि नहीं है। तो सन जो है उसको आप बली मानिए। अगर डेबिलिटेट हो करके पुष्कर नवांश में गया है, तो वो कहीं ना कहीं बली की कैटेगरी में ही जाएगा। तो अगर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी के होकर सन बली हुए हैं उनकी कुंडली में, अच्छा या त्रिक भाव के स्वामी होके, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। करेक्ट, अगर ये बता देते तो मैं ये भी बताता कि ये इनके लिए अच्छा पॉजिटिवनेस लेकर के आएगा या फिर वो ट्रबल्स लेकर, नेगेटिविटी। जी। सर ये अगला प्रश्न है बबीता वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वीडियो के लिए। वृषभ लग्न में अगर अष्टम में D9 का सन चला जाए तो कैसा होगा? प्लीज मेरे प्रश्न को जरूर शामिल कीजिए। वापस एक बार रिपीट करिए हिना जी। वृषभ लग्न में, एक मिनट, वृषभ लग्न में अगर अष्टम में वृषभ लग्न का सन चला जाए, D9 का सन, हाँ, वृषभ लग्न में अष्टम में चला जाए। वृषभ लग्न के अष्टम में D9 का सन, D9 का सन मतलब सर D9 कुंडली में इनका लग्न वृषभ है। D9 में वृषभ लग्न है या D1 में वृषभ लग्न है? हाँ सर, इन्होंने बस इतना ही लिखा है। वृषभ लग्न में अगर अष्टम में D9 का सन चला जाए तो कैसा होगा? ओके, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्या नाम बताया आपने? ये बबीता वर्मा जी ने लिखा है। बबीता जी, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर करके डिटेल में D1 का लगन क्या है, D9 का लगन क्या है, और उसके बाद सूर्य D1 के एर्थ में गया है कि D9 के एर्थ में गया, आप क्लियर करेंगे तो शायद मैं बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। और जहां तक बात है उनके प्रश्न को शामिल करने की, तो सर हमने जरूर उनकी आज्ञा को अपने सर आंखों पे लिया और शामिल किया उनके प्रश्न को। ये सर अंतिम प्रश्न है नवरत्न जी का, नवरत्न जैन जी का। D9 में गोचर कैसे देखते हैं? मेरे कहने का मतलब है, कोई प्लैनेट यदि एरीज साइन के दूसरे नौमांश में होगा तो क्या उसका गोचर D9 में टॉरस साइन में मानेंगे, या फिर D1 में एरीज साइन में गोचर कर रहे प्लैनेट को D9 में एरीज में ही मानेंगे? कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। ठीक है, सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न रखा जी। और सारे दर्शकों को ये इससे लाभ होगा। जी। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले मैं वो डिकोड कर देता हूं। जी सर। ठीक है, हमको मालूम है कि एक राशि 30 डिग्री की है और एक राशि में नवांश में 9 हिस्से किए जाते हैं, और वो 9 हिस्से जो हैं वो 3 डिग्री 20 मिनट का ईच पार्ट होता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल के लिए
अगर मैं एरीज मैं बना के ही करता हूं, ओके, नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 parts. जी Since this is an Aries Rashi, we will start as Aries part, एरीज, टॉरस, Taurus, जेमिनी, Gemini, Cancer, then Leo, then Virgo, Libra, Scorpio, and Sagittarius. Okay, then will come another 30 degrees, this first part, but it will start from Capricorn. So like this sequence will go for entire 12 राशि. जी अब इनका प्रश्न क्या है कि अगर कोई ग्रह एरीज राशि में D1 चार्ट में एरीज राशि में दूसरे नवांश से ट्रांजिट कर रहा हो यहां से, जी तो ये ट्रांजिट D1 के एरीज साइन से कर रहा है. जी आई थिंक वो कुछ तो एरर हो गया है. एनीवेज, तो क्वेश्चन ये है कि नवांश के जी दूसरे पार्ट से जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, तो वो D9 के भी एरीज से करेगा या D9 के टॉरस साइन से करेगा, ये क्वेश्चन. तो इसका आंसर है कि वो D9 के टॉरस से करेगा. मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, ठीक है. जी लेट्स से यही चार्ट है, बाय चांस यही चार्ट बार बार खुल रहा है. तो अगर मैं इस पे आज का ट्रांजिट लगा दूं 2023, ठीक है, और एरीज में इसको ट्रांजिट लगाया, और मैं अगर देखूं यहां पर नहीं 0 डिग्री है, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में हो तो एरीज में आई थिंक कोई नहीं है. चलिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके देखता हूं, अगर मिल जाए तो. चलिए एक ये देख लेते हैं, वीनस जो है वो 29 डिग्री लिब्रा में है. जी ठीक है, 29 डिग्री लिब्रा का मतलब ये है आपकी कौन सी राशि? लिब्रा 7th. लिब्रा जो है 3, 7, 11 राशि के कैटेगरी में है. हाँ ठीक है, तो इसका हमने क्या बोला, काउंटिंग कहां से शुरू होनी है? 7वीं राशि एरीज से शुरू होगी. हाँ. और 29 डिग्री का मतलब है कि कौन सा नवांश आया? नवा नवांश आया. लिब्रा से 9th. हाँ जी, कौन सा नवांश आया ये? देखिए बहुत सिंपल है, आप 7 साइन है, उससे अगर आप 9th गिनेंगे तो आपका आ जाएगा 3 नंबर. ओके जी सर. ठीक है, तो मैं इसको ट्रांजिट लगाता हूं और मैं इस चार्ट के नवांश में चला जाता हूं. अब देखिए ये नवांश का ट्रांजिट है, 3 नंबर में वीनस का ट्रांजिट दिख रहा है D9 में. ठीक है, जबकि D1 में तो ये 7 नंबर लिब्रा राशि से 29 डिग्री होकर के ये यहां से ट्रांजिट कर रहा था D1 में. लेकिन D9 में वो ट्रांजिट करेगा जिस नवांश से वो ट्रांजिट कर रहा है, D9 में उस नवांश पे चला जाएगा ये. तो ट्रांजिट को हम लोग ऐसे फलित करते हैं? जी, ये हम लोग आगे जब ट्रांजिट का कभी आगे जाकर के होगा तो उसमें ये सारी चीजें. जी तो उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा था. तो D9 में वो उसी साइन से ट्रांजिट करेगा जिस नवांश से वो गुजर. ठीक है सर. चलते चलते दर्शकों को प्रतीक्षा है आपके एस्ट्रोलॉजिकल टिप की, तो वो आप प्लीज बताइए. एक मेरे को समझ में आया काफी जद्दोजहद के बाद, छोटा सा टिप है, देखने में बहुत सिंपल लगेगा लेकिन काफी समय लगा. हाँ.
अगर किसी ग्रह की राशि या उसके घर में हाँ कोई अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाए जी, तो वो ग्रह में भी उस मेलेफिक प्लैनेट का प्रभाव आ जाता है, और जहां पे वो दृष्टि डालेगा उस ग्रह का प्रभाव उस घर पे भी जाएगा। लगा के देख लीजिए। एक एग्जाम्पल से बता दीजिए सर। सपोज करिए कि जुपिटर की दो राशियां हैं, एक आपका सैजिटेरियस है और एक पाइसेस है, ठीक है। और मेलेफिक केतु बैठ गया सैजिटेरियस में। तो अब जुपिटर के अंदर केतु के प्रभाव सम्मिलित हैं। अब जुपिटर जहां दृष्टि डालेंगे उसके अंदर केतु के तत्व भी आएंगे। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं सर आप, ये दर्शकों के बहुत काम आएगा। जी, काफी समय लगा, लेकिन ठीक है, एक्सपीरियंस में, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा मुझे देखने को मिला है। बहुत सुंदर बात कही सर आपने, और आपसे फिर जल्दी बात करने का मन है। और अभी हम लोग राशियों में ये जो हम लोग D9 के भावों की चर्चा कर रहे हैं, तो अगले एपिसोड में हम लोग पंचम भाव, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव, 4 भाव करेंगे। बहुत जल्दी मिलने की कामना करती हूँ सर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।